वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 45 और 45 पेज पर प्रथम पंक्ति है, अथ शब्द प्रमाण निरूपणम नाम तृतीय प्रकाश। आज नया प्रकरण के लिए आरंभ हो रहा है। अब तक दो प्रकरण समाप्त हुए, अर्थात पहला प्रकाश दूसरा प्रकाश। उसमें से प्रथम प्रकाश में अर्थात प्रथम प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष प्रमा उन बातों का विचार किया। द्वितीय प्रकाश में अर्थात द्वितीय प्रकरण में अनुमान प्रमाण और अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाली अनुमिति प्रमा और उसके भेद आदि उन सभी बातों का विचार दूसरे प्रकाश में हुआ। और अब तीसरा प्रकाश है, तीसरा प्रकरण है 3 नंबर का, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण और शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली शाब्दी प्रमा, उसके भेद आदि सभी बातों का विचार इस प्रकरण में होना है। तो पंक्ति देखिए, अथ शब्द प्रमाण निरूपणम नाम, शब्द प्रमाण का निरूपण करने वाला तृतीय प्रकाश, तीसरे प्रकाश के लिए आरंभ हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला शीर्षक है शाब्दी प्रमा का भेद। मिला? शाब्दी प्रमा का मतलब है शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाली प्रमा, इसका नाम है शाब्दी प्रमा। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होती है प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमान से अनुमिति, उसी प्रकार शब्द से शाब्दी। तो शाब्दी प्रमा का भेद बता रहे इस प्रथम शीर्षक में। पंक्ति को देखिए, शाब्दी प्रमा के करण को शब्द प्रमाण कहे है। शाब्दी ये प्रमा है, यथार्थ ज्ञान, शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुई प्रमा, और उस शाब्दी प्रमा के लिए जो करण उसका नाम शब्द प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमिति प्रमा का करण अनुमान प्रमाण, उस प्रकार शाब्दी प्रमा का करण शब्द प्रमाण है। शाब्दी प्रमा के करण को शब्द प्रमाण कहे हैं। और शाब्दी प्रमा दो प्रकार की है। शाब्दी प्रमा के कितने भेद? दो। कौन कौन? एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमार्थिक है। व्यावहारिक शाब्दी प्रमा और पारमार्थिक शाब्दी प्रमा, दो हुए मुख्य प्रमा, शाब्दी प्रमा। उसके दो भेद, कौन कौन? व्यावहारिक, पारमार्थिक। तो कौन है व्यावहारिक, कौन है पारमार्थिक? स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए। व्यावहारिक शाब्दी प्रमा भी दो प्रकार की है, और उस व्यावहारिक शाब्दी प्रमा के भी दो भेद है। एक लौकिक वाक्य जन्य, दूसरी वैदिक वाक्य जन्य। लौकिक, लोक व्यवहार का जो वाक्य है उससे उत्पन्न होने वाली जो प्रमा, वो व्यावहारिक तो है, किंतु कैसी है फिर? लौकिक वाक्य जन्य व्यावहारिक शाब्दी प्रमा है, बराबर। दूसरी वैदिक वाक्य जन्य, तो वैदिक वाक्य से उत्पन्न होने वाली दूसरी है व्यावहारिक शाब्दी प्रमा। शाब्दी प्रमा के मुख्य दो भेद कौन कौन? एक व्यावहारिक, पारमार्थिक। व्यावहारिक के पुनः दो भेद, लौकिक वाक्य जन्य, वैदिक वाक्य जन्य। ठीक है, चलिए दूसरी वैदिक वाक्य जन्य है। उदाहरण दे रहे सबके, नीलो घट इत्यादि लौकिक वाक्य है, व्यवहार का वाक्य है। नीलो घट, नीला घट है अग्नि, किंवा अत्र मठ अस्ति, कोई भी वाक्य लीजिए व्यवहार का, ये लौकिक वाक्य हुआ। और इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? लौकिक वाक्य जन्य व्यवहारिक शाब्दी प्रमा। नीलो घट इत्यादि लौकिक वाक्य है।
और वैदिक वाक्य क्या है भाई? वेद का वाक्य। तो वज्र हस्त पुरंदर इत्यादि वैदिक वाक्य है, वैदिक वेदों का वाक्य है, किंतु व्यवहार की बात बोल रहा है। इसलिए वैदिक वाक्य होने पर भी वैदिक वाक्य से जन्य तो है, किंतु कौन सी? वो व्यवहारिक ही शाब्दिक प्रमा है। लग गया जी? हाँ। तो वज्रहस्त पुरंदर इसका क्या अर्थ है? वज्र नाम का शस्त्र जिसके हाथ में है, ऐसा पुरंदर, पुरंदर अर्थात इंद्र, जिसके हाथ में वज्र नाम का शस्त्र है उसको कहते क्या? पुरंदर, इंद्र। वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि वैदिक वाक्य है। तो बोलेंगे भाई ठीक है, तो वाक्य किसको कहते बताओ? तो बोल रहे पदन के समुदाय को वाक्य कहे। पदन का जो समुदाय उसको क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, अनेक पद है इसमें। राम ग्राम गच्छति, राम गांव को जाता है, बहुत पद हुए। तो बहुत पदों का जो समुदाय उनका ही नाम है क्या? वाक्य। पदन के समुदाय को वाक्य कहे। अर्थ वाला जो वर्ण अथवा वर्ण का समुदाय सो पद कहिए। पद किसको कहते? लेकिन अर्थ वाला, एक वर्ण भी हो सकता है अर्थ वाला। यदि किसी वर्ण का कोई अर्थ है तो वो भी पद है, और वर्ण नहीं है, वर्ण का समुदाय है। बहुत वर्ण इकट्ठे आए हुए और उस कुछ वर्ण मिलकर किसी अर्थ को बता रहे हैं, है कि नहीं? तो वह भी वर्ण समुदाय भी क्या है? पद। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो सबका उदाहरण दे रहे। अर्थ वाला जो वर्ण अथवा वर्ण का समुदाय सो पद कहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अकारादिक वर्ण भी विष्णु आदि अर्थ वाले। जैसे अवर्ण है, अ की बहुत अर्थ कोश में बताए हैं। जैसे अ का अर्थ कभी विष्णु होता है, कभी शिव होता है, कभी वायु होता है, कभी वैश्वानर होता है। तो अ ये एक वर्ण है और उसका भी अर्थ है, अर्थ वाला वर्ण है। और तो अ को भी हम कहेंगे क्या? पद कहेंगे, क्योंकि अर्थ है उसका। ठीक है। तो आकार आदि वर्ण भी विष्णु आदि अर्थ वाले हैं, और नारायण आदि पदन में वर्ण का समुदाय अर्थ वाला है। नारायण पद भगवान को बता रहा है, भगवान उसका अर्थ है परमात्मा, नारायण शब्द का। किंतु नारायण यह एक वर्ण है क्या? नहीं, बहुत सारे वर्ण है इसमें, वर्णों का समूह है। किंतु एक ना या किंवा रा किंवा य उस अर्थ को बता नहीं सकते। नारायण इसमें जितनी भी वर्ण है उन वर्णों का समुदाय ही अर्थ को बता रहा है। अतः यह वर्ण का समुदाय क्या हुआ? पद। नारायण आदि पदन के पदन में वर्ण का समुदाय अर्थ वाला है। व्याकरण की रीति से नीलो घट, इस वाक्य में दो पद है। व्याकरण की रीति अनुसार नीलो घट इसमें कितने पद है? दो पद है, क्योंकि उनके यहाँ पद की परिभाषा है सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुप एक विशिष्ट प्रकार की 21 प्रत्यय है, सुऔजस अमौचस वगैरह, और तिंग ये 18 प्रत्यय है, तिप्तस जी वगैरह। तो सुबंत सुप्रत्यय या तिंग प्रत्यय जिस शब्द से जुड़े हुए होंगे उस शब्दों को हम कहते हैं क्या? पद। वैयाकरण लोग व्याकरण शास्त्र में केवल कह दिया राम, ये पद नहीं है। राम या रामौ या रामेन, इस प्रकार से पर प्रत्यय को जोड़कर बोलेंगे तब वो पद हो जाता है। पद प्रत्यय को छोड़कर केवल शब्द लेंगे तो वो पद नहीं है। तो नीलो घट, इसमें इस वाक्य में कितने पद है? दो पद है। किनके दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में अर्थ वाला जो पद, अर्थ वाला वर्ण क्यों वर्ण का समुदाय वो पद, ऐसी परिभाषा पद की नहीं है। फिर क्या परिभाषा है? सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्, ये परिभाषा है। अतः नील एक पद हुआ, घट दूसरा पद हुआ। किंतु जिनके यहां पद की परिभाषा है क्या? अर्थ वाला वर्ण, चाहे वर्ण का समुदाय, उसको कहते पद। तब तो नीलो घट, इसमें 4 पद हो जाते हैं। नील, फिर ओकार, घट, उसके बाद विसर्ग। कितने पद हुए? 4। व्याकरण की रीति से नीलो घट इस वाक्य में 2 पद है, और न्याय की रीति से 4 ही पद है। लग गए पंक्ति। और व्याकरण के मत में भी
अब अर्थबोधकता चारी समुदाय में है, पदचारी नहीं। व्याकरणाचार्य लोग भी अर्थबोधकता चारों में मानते हैं, किंतु पद चार नहीं। पद कितने हैं? दो ही है। व्याकरण के मत में भी अर्थबोधकता चारी समुदाय में है, पद चारी नहीं, पद तो दो ही है। लग गया अर्थ? चलिए, तो क्या चिंतन हुआ अभी तक? शाब्दिक प्रमा, उसके दो भेद कौन कौन? व्यवहारिक, पारमार्थिक। व्यवहारिक शाब्दिक प्रमा के पुनः दो भेद, लौकिक वाक्यजन्य, वैदिक वाक्यजन्य। लग गया? हाँ, वैदिक वाक्यजन्य, व्यवहारिक शाब्दिक प्रमा। लौकिक वाक्यजन्य और वैदिक वाक्यजन्य, व्यवहारिक शाब्दिक प्रमा। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे शाब्दी प्रमा का प्रकार। अब शाब्दी प्रमा का प्रकार क्या है वो बता रहे। ता शाब्दी प्रमा का यह प्रकार है, पद्धत रीत। नीलो घट, या वाक्य को सुने, किसी ने उच्चारण किया नीलो घट, फिर किसी ने सुना नीलो घट। तो नीलो घट या वाक्य को सुने तब श्रोताकु, सुनने वाले को, सकल पदन का श्रवण साक्षात्कार होवे। सभी पदों का क्या होता है? श्रवण साक्षात्कार, मतलब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सभी पदों का प्रत्यक्ष होता है। तो पद का प्रत्यक्ष होना यह क्या है? श्रोत्रज प्रमा है। प्रत्यक्ष प्रमा के अंतर्गत शब्द श्रोत्र प्रमाण से उत्पन्न होने वाली श्रोत्रज प्रमा है। बराबर है कि नहीं? पद का ज्ञान, फिर पद के अर्थ का बोध है कि नहीं? यह वाक्य के अर्थ का बोध, वो शाब्दी प्रमा है। दोनों में अंतर है। श्रोत्रज प्रमा अलग है, केवल पद का ज्ञान होता है, उसमें अर्थ हो चाहे ना हो, अर्थ का बोध हो चाहे ना हो। किंतु शाब्दी प्रमा वो नहीं है। पद चाहे वाक्य सुनने के बाद जो अर्थ मन में उपस्थित होता है वो है क्या? शाब्दी प्रमा। ये बात पंक्ति देखिए। नीलो घट या वाक्य को सुने तब श्रोता को सकल पदन का श्रवण साक्षात्कार होवे। बराबर, पदन के साक्षात्कार से पदार्थन की स्मृति होवे। सबसे पहले पद का साक्षात्कार, फिर पद का साक्षात्कार होने पर पदा के अर्थ की स्मृति। जैसे राम वाक्य शब्द सुना, किंवा राम गच्छति शब्द सुने, पहले सबसे पहले हुआ श्रोत्र प्रमा, प्रत्यक्ष हुआ शब्द का। शब्द का प्रत्यक्ष होने के बाद उन पदों के अर्थ का स्मरण। राम शब्द का अर्थ राम, गच्छति मतलब गमन क्रिया, स्मरण हुआ। फिर स्मरण होने के बाद उन पदों के अर्थों का जो परस्पर में संबंध, उस संबंध का ज्ञान, यह है शाब्दी प्रमा। राम कर्तृगमन, राम जा रहा है ना, ये शाब्दी प्रमा है। पंक्ति देखिए। पदन के साक्षात्कार से पदार्थन की स्मृति होवे। पदार्थन की मतलब पद के अर्थों की। इतनी बात हो गई ना। इस पर शंका कर रहा है कोई, क्या पदन का अनुभव पदन की स्मृति का हेतु है कि नहीं? अनुभव किसका हो रहा है अभी? पद का। फिर स्मृति होगी तो किसकी होगी? पद की, क्योंकि जिसका अनुभव रहेगा उसकी स्मृति होगी ना। अनुभव कर रहे पद का और स्मृति मान रहे पदार्थ की, ये कैसी बात हो गई? शंका। पदन का अनुभव पदन की स्मृति का हेतु है। घट का अनुभव घट की स्मृति के लिए कारण है। घट का अनुभव हुआ, संस्कार अंतःकरण में रहे, कभी का संस्कार उद्भुत हुए, तो वो अनुभव हुआ था कि नहीं? तो वो अनुभव हुआ, अभी तो इसीलिए तो स्मृति हो रही ना। अभी 10 दिन के बाद घट की स्मृति हुई। स्मृति के लिए कारण कौन? घट का अनुभव। पट की अभी स्मृति हो रही, उसके लिए कारण कौन? पट का अनुभव। ठीक है ना। उस प्रकार पद की यदि स्मृति हो रही हो तो उसके लिए कारण कौन? पद का अनुभव। ठीक। पदन का अनुभव पदन की स्मृति का हेतु है। पदन की स्मृति का हेतु कौन? पद का अनुभव। और पदार्थ का अनुभव पदार्थ की स्मृति का हेतु है। यदि पदार्थ का अनुभव रहेगा उससे पदार्थ की स्मृति होगी। पदार्थ की स्मृति के लिए कारण कौन होगा? पदार्थ का अनुभव। बराबर है कि नहीं? हाँ। पद की स्मृति के लिए कारण कौन होगा? पद का अनुभव।
पद के अनुभव से कौन सी स्मृति उत्पन्न होगी? पद की। पदार्थ के अनुभव से कौन सी स्मृति उत्पन्न होगी? पदार्थ की। व्यवहार में यह नियम है। और पदार्थ का अनुभव पदार्थ की स्मृति का हेतु है। लग गया? पदन का साक्षात्कार पदार्थन की स्मृति का हेतु बने नहीं। साक्षात्कार मान रहे तुम किसका? पद का। और स्मृति मान रहे किसकी? पदार्थ की। ये कैसा होगा? पदन का साक्षात्कार पदार्थन की स्मृति का हेतु बने काहे थे? क्यों भाई? देखो भाई, नियम दे रहे आगे। जा वस्तु का, आगे क्या है? सर्व है ना। सर्व शब्द को काट दीजिए और उस जगह लीजिए पूर्व। सर्व के स्थान पर लिखना है पूर्व। अब देखिए, कहे थे जा वस्तु का पूर्व अनुभव होवे ताकि स्मृति होवे है। ऐसा नियम है। जिसका अनुभव पहले हुआ है उसकी क्या होती है? स्मृति। जा वस्तु का पूर्व अनुभव होवे ताकि स्मृति होवे। अन्य के अनुभव से अन्य की स्मृति होवे नहीं। अनुभव है अन्य का, स्मृति होगी अन्य की, ऐसा होता नहीं। अन्य के अनुभव से, जैसे घट का अनुभव है और स्मृति पट की होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। पट की स्मृति के लिए कारण घट का अनुभव नहीं कारण, पट का ही अनुभव कारण रहेगा। लग गया? अन्य के अनुभव से अन्य की स्मृति होवे नहीं, या ते पद के ज्ञान ते पदार्थ की स्मृति बने नहीं। शंका हो गई है। ज्ञान किसका हो रहा है तुमको? पद का। और स्मृति किसकी मान रही है? पदार्थ की। ये बात गलत है। पूर्व पक्षी बोल रहा है या ते पद के ज्ञान ते पदार्थ की स्मृति बने नहीं। लग गया? ये शंका हुई यहाँ तक। उत्तर दे रहे भाई, समाधान। यद्यपि संस्कार द्वारा पदार्थ का अनुभव ही पदार्थन की स्मृति का हेतु है। मान लिया सिद्धांति ने, ये बात ठीक है, बराबर है। यद्यपि मानते हम, तो भी क्या आगे आएगा? पहले पुनः देखिए। यद्यपि संस्कार द्वारा, संस्कार के माध्यम से पदार्थन का अनुभव ही पदार्थन की स्मृति का हेतु है। पहला पदार्थ का अनुभव, उससे संस्कार उत्पन्न हुए, वो अंतःकरण में रहे। फिर बाद में कभी पदार्थ की स्मृति होती है, तो उस पदार्थ की स्मृति के लिए कारण पदार्थ का अनुभव है। बीच में आ गए कौन? संस्कार। अर्थात पदार्थ की स्मृति के लिए संस्कार द्वारा पदार्थ का अनुभव ही कारण है। घट की स्मृति के लिए संस्कार द्वारा घट का अनुभव ही कारण है। ये बराबर है। तो भी क्या जी? पंक्ति देखिए। यद्यपि संस्कार द्वारा पदार्थन का अनुभव ही पदार्थन की स्मृति का हेतु है, तथापि तो भी उद्भूत संस्कारण से स्मृति होवे है, अनुभूत संस्कारण से स्मृति होवे नहीं। ये नियम है। स्मृति किससे होती है? उद्भूत संस्कार से। अनुद्भूत संस्कार से स्मृति होती नहीं। यदि, ध्यान दीजिए, अनुद्भूत संस्कार से स्मृति होगी तो हमेशा हम लोगों को किसी न किसी चीज की क्या होनी चाहिए? स्मृति। क्योंकि अंतःकरण में बहुत सारे संस्कार पड़े जो कि अनुद्भूत है, उद्भूत नहीं हुए है। और अनुद्भूत संस्कार यदि स्मृति के लिए कारण मानोगे तो हमेशा स्मृति होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब स्मृति के लिए कारण कौन? उद्भूत संस्कार। तथापि उद्भूत संस्कार से स्मृति होवे है, अनुद्भूत संस्कार से स्मृति होवे नहीं। जो मतलब यदि अनुद्भूत संस्कार से भी स्मृति होवे तो समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानेंगे क्या? अनुद्भूत संस्कार से भी होती है क्या? स्मृति। अनुद्भूत संस्कार से भी स्मृति होवे तो अनुभूत पदार्थ की सदा स्मृति हुई चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पदार्थों का अनुभव हम लोगों ने जिंदगी में लिया है, तो हमेशा स्मृति होनी चाहिए। तो अनुभूत मतलब अनुभव किया है जिसका, ऐसे पदार्थ की सदा स्मृति हुई चाहिए। होती है क्या? नहीं। तहा पदार्थन के संस्कारण के उद्भव का हेतु पद ज्ञान है। तो निर्णय क्या हुआ? उद्भूत संस्कार से ही स्मृति होती है। ये नियम। अनुद्भूत संस्कार से स्मृति होती। और दूसरा क्या बताया? पदार्थ का अनुभव ही पदार्थ की स्मृति के लिए कारण है, संस्कार द्वारा। बराबर। फिर अब प्रश्न क्या था? ज्ञान हो रहा है किसका? पद का। किसी ने पद वाक्य उच्चारण किया, वो हम लोगों ने सुना, पद का ज्ञान हुआ। फिर पद के ज्ञान से पदार्थ की स्मृति कैसी होती है? ये प्रश्न था। तब उत्तर दे रहे, कोई व्यक्ति वाक्य बोलता है तो पद का साक्षात्कार हुआ। वो पद का ज्ञान क्या कर देता है? संस्कार को उद्भूत कर देता है।
उस पद का जो अर्थ है, पदार्थ है कि नहीं, उस पदार्थ के संस्कार को जागृत कर देता है। कौन? पद का ज्ञान। ये बात बोल रहे हैं। तहा पदार्थन के संस्कारन के उद्भव का, बरोबर, पदार्थ के जो संस्कार अंतकरण में पड़े ना, पदार्थन के संस्कारन के उद्भव का हेतु कौन है? पद ज्ञान। काहे ते? क्यों भाई? तो बता रहे, संबंधी के ज्ञान थे तथा सादृश्य पदार्थन के ज्ञान थे अथवा चिंतन थे संस्कार उद्भूत हो गए। संस्कार उद्भूत होने के लिए तीन कारण। कौन कौन तीन कारण है? कभी संबंधी के ज्ञान थे, संबंधी के ज्ञान से संस्कार क्या होते? उद्भूत होते हैं। सबका उदाहरण मिलेगा। कभी सदृश पदार्थ में देखने को मिला, उससे भी उत्पन्न होते हैं क्या? जागृत होते। कौन? संस्कार। तथा सदृश पदार्थ इनके ज्ञान थे तथा चिंतन थे, क्या होते हैं? संस्कार उद्भूत होते हैं। तीन ते स्मृति हो गए, तीन ते उद्भूत संस्कार थे। उद्भूत संस्कार से क्या होती है? स्मृति हो गए। अब उदाहरण दे रहे एक एक का। जैसे पुत्र को देखी के पिता की और पिता को देखी के पुत्र की स्मृति हो गए, ता संबंधी का ज्ञान संस्कारण के उद्भव का हेतु है कि नहीं? तीनों में से कौन बता रहे? पहले संबंधी का ज्ञान, है कि नहीं? जैसे दो व्यक्ति है, एक पिता है एक पुत्र है, उन दोनों में पिता पुत्र भाव संबंध है, और जिसको ये मालूम है कि पिता है, इसका यह पुत्र है। कभी काज केवल पुत्र देखने को मिला, तब पुत्र को देखकर पिता की क्या होती है? स्मृति। कैसे भाई? देखा तो पुत्र को, स्मृति पिता की कैसी हो रही है? इसलिए कि उस पुत्र ने क्या दिया, क्या किया? पुत्र देखने के बाद क्या हुआ? पिता के, उसके पिता के जो संस्कार अंतःकरण में पड़े थे, वो उस संस्कारों को उद्भूत कर दिया। तो वहां संस्कार का उद्बोधक कौन हुआ? संबंधी का ज्ञान। क्योंकि पता है ये पुत्र है, उसका पिता अमुक है। ठीक है, पंक्ति देखिए। जैसे पुत्र को देखी के पिता की, कभी पिता को देखकर पुत्र की, पिता को देखी के पुत्र की स्मृति हो गए, ता संबंधी का ज्ञान संस्कारण के उद्भव का हेतु है। बराबर। अब सादृश ज्ञान बता रहे, जैसे एक तपस्वी को देखी के पूर्व देखे अन्य तपस्वी की स्मृति हो गए। कोई तपश्चर्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी को देखा, फिर बाद में फिर क्या हुआ? संस्कार उद्भूत हो गए, स्मृति हो गई अन्य तपस्वियों की। कैसे? अरे बाप रे, क्या तपश्चर्या कर रहा है व्यक्ति। मैं जब गया था 2010 में हरिद्वार कुंभ में, तो क्या हुआ था? इसी प्रकार के तपस्वी लोग हमने वहां पर देखे थे। तो उस तपस्वियों की स्मृति हो गई कि नहीं? उसके लिए कारण क्या? संस्कार का उद्भव। संस्कार उद्भूत क्यों हुए? इस तपस्वी को देखकर। फिर यह तपस्वी और वो तपस्वी कोई संबंध है क्या? नातलग है क्या? कुछ नहीं। फिर इस तपस्वी को देखकर उस तपस्वियों की संस्कार क्यों उद्भूत हुए? सादृश्य ज्ञान। क्योंकि इसके सदृश वो तपस्वी है। वही तैसे एक तपस्वी को देखी के पूर्व देखे अन्य तपस्वी की स्मृति होवे, ता संस्कार का उद्बोधक सदृश दर्शन है। लग गया? दो हो गए ना, संबंधी का ज्ञान, सदृश दर्शन। फिर चिंतन से भी संस्कार उद्भूत होते हैं, उसको बता रहे। आप देखिए, जहां एकांत में बैठी के अनुभूत पदार्थ का चिंतन करे, एकांत में बैठा और जिस पदार्थ का अनुभव किया है उसका क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है, तो भी क्या होते? संस्कार उद्भूत होते। अभंग याद किया, 10 दिन हो गए, फिर चलो भाई आवृत्ति देते, ग्रंथ सामने लिया नहीं, एकांत में गया, अभंग शुरू किया, किंतु याद नहीं हो रहा है। फिर सोच रहा है क्या होगा क्या होगा, सुंदर अति ध्यान होगा, हाँ भाव इटे बनी, अनुभव किए थे, संस्कार जागृत हुए, स्मृति हो गई। क्यों? चिंतन से। ठीक है, वही करे। जहाँ एकांत में बैठ के अनुभूत पदार्थ का चिंतन करे, तामे अनुभूत अर्थ की स्मृति हो गए, ता संस्कार का उद्बोधक चिंतन है। लग गया? इस रीति से संबंधी ज्ञानादिक संस्कार के उद्बोध द्वारा स्मृति के हेतु है कि नहीं? इस रीति संबंधी का ज्ञान, सादृश्य ज्ञान या चिंतन, संबंधी ज्ञानादिक संस्कार के उद्बोध द्वारा संस्कार को जागृत करते हो, और उसके द्वारा स्मृति के क्या है? कारण। और संस्कार की उत्पत्ति द्वारा, मिला पंक्ति क्या है?
संस्कार की उत्पत्ति द्वारा अर्धविराम समान विषय पूर्वानुभव अर्धविराम स्मृति का हेतु है। हो गया, स्मृति का हेतु है, स्मृति के लिए कारण है कौन? समान विषयक पूर्वानुभव। पूर्वानुभव पूर्वानुभव कारण है किसके लिए? है कि नहीं? समान विषय मतलब जैसा अनुभव रहेगा वैसी ही स्मृति होगी। ऐसा नहीं कि अनुभव दूसरा है और स्मृति दूसरी होगी। समान विषय उसको कह दिया। फिर वो पूर्वानुभव स्मृति के लिए कारण है। कैसा? डायरेक्ट कारण है क्या? नहीं, कह रहे क्या? संस्कार की उत्पत्ति द्वारा। मतलब क्या? ध्यान दीजिए, अनुभव किया किसी चीज का, उससे उत्पन्न होते हैं क्या? संस्कार। तो संस्कार की उत्पत्ति हुई, वो संस्कार अंत करने पड़े हैं। फिर बाद में उस संस्कार से क्या होती है? स्मृति है कि नहीं? तो स्मृति के लिए कारण कौन? मूल कारण पूर्वानुभव। लेकिन कैसा? संस्कार उत्पत्ति द्वारा। उस पूर्वानुभव ने संस्कार उत्पन्न किए, फिर उस संस्कार से स्मृति हुई। तो स्मृति के लिए कारण पूर्वानुभव ही है, किंतु कैसा? संस्कार के द्वारा। समझ में आया? पंक्ति देखिए, और संस्कार की उत्पत्ति द्वारा समान विषय पूर्वानुभव स्मृति का हेतु है। याते, इसलिए पदार्थन का पूर्वानुभव अनुभव तो मिला। पदार्थन का पूर्व अनुभव तो को अलग कीजिए, अलग शब्द है वो। अब देखिए, याते पदार्थन का पूर्वानुभव तो पदार्थ विषयक संस्कार की उत्पत्ति द्वारा हेतु है। पदार्थ विषय क्या करता है? वो संस्कार को उत्पन्न करता है, और संस्कार को उत्पन्न करके स्मृति के लिए कारण है कौन? पूर्वानुभव। पदार्थ का पूर्वानुभव है कि नहीं? पदार्थ विषयक संस्कार की उत्पत्ति द्वारा हेतु है, और पदार्थन के संबंधी पद है। पदार्थ के संबंधी है कौन? जैसे घट पदार्थ है, उसके संबंधी कौन? घटपद। पदार्थ है पट, कपड़ा, उसके संबंधी कौन? पट या पद। वाच्य वाच्य भाव संबंध है ना बा, ठीक है ना? और पदार्थन के संबंधी पद है याते, इसलिए पदार्थन के संबंधी जो पद अर्धविराम, पदार्थ के संबंधी कौन हुए? पद। याते पदार्थन के संबंधी जो पद, तिनका ज्ञान पद का ज्ञान संस्कार के उद्भव द्वारा पदार्थ की स्मृति का हेतु है। किसी ने वाक्य सुना, बोला, किसने सुना, तो सुनने के बाद पद का ज्ञान हुआ। फिर वो पद का ज्ञान क्या करता है? अपने संबंधी जो पदार्थ उसका स्मरण करा देता है। ठीक है, चलिए, याते पद के ज्ञान थे पदार्थन की स्मृति संभव है। मिला ना? पुनः देखिए उन पंक्तियों को। तिनका ज्ञान संस्कार के उद्भव द्वारा पदार्थ की स्मृति का हेतु है। आगे, याते पदन के ज्ञान थे, ज्ञान हुआ किसका? पद का। किंतु वो पद का ज्ञान भी क्या कर देता है? पदार्थ की स्मृति करा देता है। क्यों? पदार्थ और पद इनका क्या है? संबंध, वाच्यवाचक भाव संबंध है। अतः पद का ज्ञान से भी संस्कार उद्भूत हो जाते किसके? पदार्थ। याते पदन की ज्ञान थे पदार्थन की स्मृति संभव है। जहाँ एक संबंधी के ज्ञान थे अन्य संबंध की स्मृति होवे, ता दोनों पदार्थन के संबंध का ज्ञान, संबंध का जाकू ज्ञान होवे, ताकू एक के ज्ञान से दूसरी की स्मृति होवे। बराबर ध्यान दीजिए, जहाँ एक के संबंधी के ज्ञान थे, संबंधी दो होते तो पिता पुत्र जैसे, किंतु एक को देखकर दूसरे की स्मृति हो रही ना, वो तब होगी जब ये ध्यान रहेगा कि इन दोनों का क्या है? संबंध है। जिनको ये पता ही नहीं है पुत्र तो है, इसका पिता को पता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने उस पुत्र को देखने के बाद भी उसके पिता की स्मृति होती नहीं। वही दे रहे, जहाँ एक संबंधी के ज्ञान थे, जैसे पुत्र संबंधी के ज्ञान थे, अन्य संबंधी पिता की स्मृति होवे, तहा दोनों पदार्थन के, दोनों पदार्थ पुत्र पिता, पिता पुत्र, दोनों पदार्थन के संबंध का जाकू ज्ञान होवे, ताकू एक के ज्ञान से, पिता के ज्ञान से चाहे पुत्र के ज्ञान से, किसी एक के ज्ञान से दूसरी की स्मृति होवे। जाकू संबंध का ज्ञान होवे नहीं, इन दोनों का संबंध है ऐसा ज्ञान जिसको होता नहीं। ताकू एक के ज्ञान थे दूसरी की स्मृति होवे नहीं। एक का ज्ञान होने पर भी दूसरी की क्या नहीं होती है? स्मृति नहीं। एक के ज्ञान थे दूसरी की स्मृति होवे नहीं। लग गया? उदाहरण दे रहे, जैसे पिता पुत्र का जन्य जनक भाव संबंध है। पिता और पुत्र संबंध है दोनों का, क्या? जन्य जनक भाव। पिता एक पुत्र एक बराबर,
उन दोनों में एक जन्य है, एक जनक है। पवन शाम, पिता और पुत्र दो है। उन दोनों में जन्य कौन और जनक कौन? पिता और पुत्र है कि नहीं? पिता पुत्र मतलब पता है, बाप मुलगा। उन दोनों में एक जन्य है और एक जनक है। कौन जन्य और कौन जनक है? हाँ, जनक कौन है? पिता। और जन्य कौन है? पुत्र। जन्य मतलब उत्पन्न हुआ है, कौन? पुत्र। और उसका उत्पन्न करने वाला जनक कौन है? पिता। पंक्ति जैसे पिता पुत्र का जन्य जनक भाव संबंध है, जाकू जन्य जनक भाव संबंध का ज्ञान होवे, जिसको ये पता है कि ये पुत्र है और इसका ये पिता है, ये पिता है और उसका यह पुत्र है, ऐसा जिसको ज्ञान है, उसको ही एक को देखने के बाद दूसरे की क्या होगी? स्मृति। और जिसको ज्ञान नहीं है, उसने देख भी लिया पुत्र को, पता ही नहीं उसका पिता कौन है करके, तो पिता की स्मृति होगी क्या? नहीं होगी। जाकू जन्य जनक भाव संबंध का ज्ञान होवे, ताकू एक के ज्ञान ते दूसरे की स्मृति होवे। जाकू जन्य जनक भाव संबंध का ज्ञान नहीं होवे, ताकू एक के ज्ञान ते दूसरे की स्मृति होवे नहीं। बराबर है कि नहीं? तैसे ये दृष्टांत हुआ। तैसे पद और अर्थ का, पद अर्थ का है ना, दोनों के बीच में एक शब्द लिखिए और। तैसे पद और अर्थ का जो आपस में संबंध ताकू वृत्ति के है। जैसे पिता पुत्र का जन्य जनक भाव संबंध है, उस प्रकार पद और पद का अर्थ इनका भी क्या है? संबंध है। उस संबंध का नाम है वृत्ति। पद और अर्थ का जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम क्या है? वृत्ति। तैसे पद और अर्थ का जो आपस में संबंध ताकू वृत्ति का है। वृत्ति रूप जो पद अर्थ का संबंध, पद अर्थ का संबंध कौन सा? वृत्ति रूप। उस वृत्ति भी फिर दो प्रकार की रहेगी, शक्ति वृत्ति, लक्षण वृत्ति। वृत्ति रूप जो पद अर्थ का संबंध ताका जाकू ज्ञान होवे, ताकू उस व्यक्ति को ही पद के ज्ञान के अर्थ की स्मृति होवे। जिसको ये पता है घट पद, उसका अर्थ है कंबुग्रीवादिमान वस्तु। ऐसे व्यक्ति को ही घट पद सुनने के बाद कंबुग्रीवादिमान वस्तु की क्या होगी? स्मृति। और जिसको ये पता ही नहीं है घट पद उसका क्या अर्थ है करके, उसको घट पद सुनने के बाद भी अर्थ की स्मृति नहीं होगी। पंक्ति लग गई? पंक्ति हुई। वृत्ति रूप जो पद अर्थ का संबंध ताका जाकू ज्ञान होवे, ताकू पद के ज्ञान ते अर्थ की स्मृति होवे। पद और अर्थ का जो वृत्ति रूप संबंध ताकि ज्ञान रहित को, पद और अर्थ का जो वृत्ति रूप संबंध है उसका ज्ञान जिसको नहीं है, ताकि ज्ञान रहित को पद के ज्ञान के अर्थ की स्मृति होवे नहीं। फिर आदमी बोलता है अच्छा आपने बोले क्या, उसका क्या अर्थ है? क्योंकि अर्थ की स्मृति हुई नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस पद का क्या अर्थ है करके। ताकि ज्ञान रहित को पद के ज्ञान ते अर्थ की स्मृति होवे नहीं, लग गया याते। इसलिए वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु है। कुल मिलाकर क्या हुआ? वृत्ति सहित, वृत्ति मतलब पद पदार्थ का, पद और पद के अर्थ का संबंध, उसको कहते वृत्ति। तो वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु है। केवल पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु नहीं। केवल पद के ज्ञान से यदि पदार्थ की स्मृति होती तो हरेक व्यक्ति को हरेक भाषा अनायास आ जाती। क्योंकि कोई बोल रहा है तेलुगु, पद का ज्ञान तो हो रहा है, किंतु पदार्थ की स्मृति होती है क्या? नहीं। क्यों नहीं होती है? पद का ज्ञान नहीं हो रहा है क्या? पद का ज्ञान हो रहा है, किंतु वह पद का ज्ञान वृत्ति रहित है, वृत्ति सहित नहीं है। वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु है। केवल पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु नहीं। पंक्ति देखिए, याते वृत्ति सहित पद का ज्ञान पदार्थ की स्मृति का हेतु है। हो गया जी। चलिए भाई, फिर वृत्ति पद आया, वृत्ति की चर्चा चालू हुई। अब तो वृत्ति को बताना पड़ेगा, और उस वृत्ति के दो भेद है। एक होती है शक्ति वृत्ति और एक होती है लक्षणावृत्ति। फिर उसमें से शब्द की जो शक्ति वृत्ति है उसका कथन करना है, प्रतिपादन करना है तीसरे शीर्षक में, तीसरे हेडिंग में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। हो गया जी, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
शांति शांति